स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर। हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ, जो कि हमारा 5वां लेसन होगा, जिसका नाम है आशियाना। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लें कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अब तक कोई आप लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इंशाल्लाह बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आपको कैसा लग रहा है और आगे मज़ीद कैसी वीडियो आपको ज़रूरत है या आपको क्या क्या और चाहिए। इन 4 लेसनों में ये 4 वीडियो जो आपके पास आए हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जहाँ तक हो सकता है आप लोगों तक एक अच्छे वीडियो में अच्छी क्वालिटी के साथ जो भी चीज़ें हैं वो आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आइए इंशाल्लाह बिना वक्त गंवाए हम लोग चलते हैं और फिर काम की बातें लास्ट में करते हैं। तो आइए हम लोगों का जो 5वां लेसन है, यूँ तो चौथा लेसन है आपका जो अफसाने का, लेकिन कुल मिला के अगर बुक की बात की जाए तो ये हम लोगों का 5वां लेसन है। तो 5वें लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि आशियाना। आशियाना जो है, इसके मुसन्निफ़ का नाम है निगार अज़ीम आबादी। निगार अज़ीम आबादी की लिखी हुई अफसाना हमारे निशाब में जो शामिल है उसका नाम है आशियाना। तो अब आशियाना में निगार अज़ीम के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आशियाना कहानी किस तरह की है और उसमें कौन सी बातों को दिखाया गया है वो हम लोग देखेंगे आगे चलकर। उससे पहले निगार अज़ीम आबादी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि निगार अज़ीम का असल नाम जो था वो मलका मेहर निगार था। निगार अज़ीम का असल नाम मलका मेहर निगार। आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निगार अज़ीम आबादी का या निगार अज़ीम का असल नाम क्या था, तो मलका मेहर निगार था और कलमी नाम जो उसका निगार अज़ीम का जो कलमी नाम है वो निगार अज़ीम है। यानी कलमी नाम निगार अज़ीम और असल नाम मलका मेहर निगार। ये आपको याद रखना है और इसको याद करने की कोशिश भी करना है। लिखे भी इसे बार बार, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में अगर आपको लिखने आ जाए या 2 नंबर वाला जो पूछा जाता है उसमें आप बड़े आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि निगार अज़ीम का असल नाम मलका मेहर निगार है और कलमी नाम निगार अज़ीम है। निगार अज़ीम के बारे में आगे जानते हैं कि उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। किसमें? ड्राइंग और पेंटिंग में। किसके अलावा? उर्दू के अलावा। उर्दू के अलावा निगार अज़ीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा किन किन सब्जेक्ट में या किस किस चीज़ में एमए किया, तो आपको आराम से पता होना चाहिए ड्राइंग और पेंटिंग में उन्होंने एमए किया था उर्दू के अलावा। आगे बात कही जा रही है कि निगार अज़ीम जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। पूछा जाएगा कि निगार अज़ीम आबादी ने या निगार अज़ीम ने पीएचडी की डिग्री हासिल कहाँ से की, तो आप बआसानी बता सकते हैं कि निगार अज़ीम ने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी वो जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो ये था आपका अगला टॉपिक जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे कि निगार अज़ीम जो है वो जो निगार अज़ीम आबादी, उन्होंने किस तरह की चीज़ों को लिखना पसंद किया है, आवाम के लिए क्या देने की कोशिश की गई है। तो कहा जाता है ख़ातीन के जज्बात व महसूसात के मसाइल पर मुतअद्दिद अफ़साने लिखे हैं। यानी निगार अज़ीम जो है उनको जो है ना ख़ातीन के जज्बात यानी औरतों के मसले को उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की है और निगार अज़ीम आबादी ने इस पर बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। यानी मुतअद्दिद अफ़साने लिखे हैं, बहुत सारे अफ़साने निगार अज़ीम आबादी के कलम से लिखे गए हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि निगार अज़ीम जो है वो ख़ातीन के मसले को ज़्यादा उठाई है और उस पर बहुत सारे अफ़साने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अगर आ जाए इस टाइप से कि निगार अज़ीम के अफ़साने का पहला मजमुआ क्या है, तो हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि निगार अज़ीम के अफ़सानों का जो पहला मजमुआ, खास करके पहला मजमुआ का बात कर रहा है, ये अक्स है। निगार अज़ीम आबादी का या निगार अज़ीम का पहला मजमुआ जो है वो अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ था। ये 1990, आप डेट याद रखेंगे कि 1990 में निगार अज़ीम आबादी का पहला मजमुआ आया था जो अक्स के नाम से आया था। फिर एक बार देखते हैं कि पूछा कैसे जाएगा कि मुंदरजा जेल या दर्ज जेल में कौन सा अफसाना निगार अज़ीम आबादी का है। ये हो गया एक। तो आप इसमें देखेंगे अगर अक्स है तो अक्स, और अगर दूसरा पूछ दिया जाए तो वो भी देखना है कि निगार अज़ीम का है या नहीं। और उसके बाद अगर पूछता है कि निगार अज़ीम का जो अफसाना अक्स था वो कब शाये हुआ, तो आपको डेट याद रखना है कि 1990 में। पूछा जाएगा कि 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में, तो आपको बआसानी समझ में आनी चाहिए। और ये जब हम समझ कर रहेंगे, जब हम पढ़े होंगे उसमें, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि 1990 में निगार अज़ीम आबादी का अफसाना अक्स आया था। अब आगे कहा जा रहा है कि उसके बाद 1999 में आया था जो मजमुआ गहन था। कब? 1999 में, और ये मजमुआ का नाम था गहन।
गहन के नाम से शाये हुआ। निगार अजीम आबादी का जो अगला मजमुआ है वो मजमुआ गहन के नाम से 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में दो में से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि दर्ज जेल में से निगार अजीम आबादी का कौन सा अफसाना है, या तो मजमुआ गहन आ जाएगा या अक्सा आ जाएगा। तो आप एक तो मिलेगा तो आप उसको आराम से उस पर चिन्ह लगा सकते हैं, कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। आगे आपको पूछा जाएगा कि निगार अजीम ने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है, हाँ या नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है। या किसकी शख्सियत का जायजा पेश किया है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि निगार अजीम ने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत का जायजा पेश किया है, और हम लोगों ने देखा भी अपने लेसन में। तो ये थी। आगे कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी। बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह जफर को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 1857 की क्रांति में उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा था और अंग्रेज़ों ने उन्हें रंगून में कैद कर लिया था। तो ये बहादुर शाह जफर के जब हम लोग आगे और सारी भी बुक को पढ़ाया जाएगा तो वहाँ हम लोग उनकी बात करेंगे। आपके सामने जो है 12th की उर्दू, 9th क्लास का उर्दू, बाकी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे अगला जो सेशन शुरू होगा 2024 और 25 वाला, उस सेशन में इंशाल्लाह हम लोग हिस्ट्री वगैरह और भी बहुत सारे बुक के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल हम लोगों की ये शुरुआत है। तो बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हुई है। किनकी किताब शाये हुई है? निगार अजीम की। किनकी? निगार अजीम की। क्या हुई? हो चुकी है, यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे चलते हैं कि निगार अजीम ने गर्दे आवारगी, निगार अजीम ने गर्दे आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है। पूछेगा कि निगार अजीम का कौन सा सफ़रनामा आपके निसाब में मतलब उनका जिक्र आया है, या निगार अजीम का कौन सा मतलब सफ़रनामा है, या दर्ज जेल में निगार अजीम का वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पे आपको पूछ दें, या निगार अजीम के का सफ़रनामे का नाम लिखें, तो आप आसानी से लिखेंगे। क्या नाम है उसका? गर्दे आवारगी। निगार अजीम के ने गर्दे आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है जो उर्दू दुनिया में खासा मकबूल हुआ है। तो ये थी निगार अजीम की तफसीली हालात जो हम लोगों ने मालूम किया कि आशियाना के मुसन्निफ़ निगार अजीम आबादी है। निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार है, कलमी नाम निगार अजीम है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की है। और निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ जो है वो अक्सर 1990 में, और अगला मजमुआ जो है उनका 1999 में मजमुआ गहन आया है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ छूट गई कि ख़ातीन के जज्बात व महसूसात को उन्होंने अपने मुतअद्दिद अफसाने में लिखने की कोशिश की है। हरचरण सिंह चावला की शख्सियत का फ़न का जायज़ा भी पेश किया है। बहादुर शाह जफर की शायरी और उनकी शख्सियत पर भी तनक़ीदी किताब लिखी है। निगार अजीम ने गर्दे आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है। तो ये हुआ निगार अजीम की बात। अब निगार अजीम का जो अफसाना है, मुख्तसर अफसाना जिसका नाम है आशियाना, उसमें जो सबसे पहले देखते हैं कि किरदार जो है, जो नाम आए हैं उस लेसन में, उन नामों को देखते हैं। बरकत अली सिद्दीकी, ज़रीना, ये बरकत अली सिद्दीकी, ये दोनों बूढ़े हैं, यानी सिराज के वालिद हैं और वालदा है ज़रीना। सिराज के वालिद का नाम बरकत अली है और वालदा का नाम ज़रीना है। सिराज जो है बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना का बेटा है। इरफाना जो है वो बहू है, किसकी? ज़रीना और बरकत अली सिद्दीकी की। रुकैया जो है वो बेटी है, यानी सिराज और रुकैया 2 भाई बहन हैं। बस बरकत अली सिद्दीकी को 2 ही बच्चे हैं जिनका नाम है सिराज और रुकैया। आगे है कि सिराज की जो शादी हुई है वो इरफाना से हुई है। सिराज की जो शादी हुई है वो ये इरफाना से हुई है। और सिराज को 2 बेटे हैं, यानी अदनान तकरीबन 9 वर्ष का है और फरहान 5 वर्ष का है। ये कहानी में यानी अफसाने में जिक्र आया है। तो आशियाना जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एहसास को दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरह की बरकत अली सिद्दीकी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो नौकरी से रिटायर हो गए थे। 2 बच्चों की जो परवरिश उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से की थी, यानी सिराज और रुकैया की। तो सिराज की जो है वो नौकरी लग गई थी कहाँ? बेंगलोर में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद सिराज की भी शादी हो गई थी और बाद में बेटी रुकैया की भी शादी हो गई। बेटी रुकैया की शादी होने के बाद पहले तो बेटी और दामाद जल्दी जल्दी आते थे, फिर वक्त का पहिया इस तरह से गुजरता चला गया कि धीरे धीरे ये लोग कमाने लगे। और अक्सर ऐसा ही होता है कि शुरू में जो शादी होती है तो बेटी दामाद जल्दी जल्दी आते हैं, फिर जैसे जैसे उन पर उनकी मसरूफियात बढ़ती जाती है, उनके घर के काम काज यानी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ते जाने के कारण कम आना होता था।
तो ये जो बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना थे, थोड़ा-सा अपने आप में उदास सा रहने लगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो सिराज है वो अपने वालिद और वालदा से कहता है कि हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, अच्छा खाते-पीते हैं, अच्छा कमाते हैं। आप दोनों जो वालिद और वालदा आप दोनों चलें, हमारे साथ रहेंगे। एक छोटा-सा तो परिवार ही है, वहाँ रहेंगे। तो दोनों चले जाते हैं और वहाँ दोनों अपने बेटे बहू के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। हालाँकि जो इनकी सिराज की जो बीवी थी यानी इरफाना, वो अपने सास-ससुर का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं, खाने-पीने हर एक चीज़ का, यानी बहुत अच्छी से ज़िम्मेदारी निभाती है। और जहाँ भी पास-पड़ोस में कभी जाने-आने में या अपनी सहेलियों के साथ हमेशा अपने सास-ससुर की बड़ाई करती रहती है। लेकिन सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन सास-ससुर के अंदर कुछ न कुछ है ना, अंदर से टूटता हुआ नज़र आने लगता है। तो ये तो बात हो रही थी इन लोगों की, लेकिन जो इनकी जो बहू थी वो बहुत मतलब ज़रीना के द्वारा कहा गया है, यानी ज़रीना कह रही है, बरकत अली सिद्दीकी कह रहे हैं, ये तो जो उनकी बहू थी वो लाखों में एक, हज़ारों में एक थी। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और सिराज और इरफाना में कभी-कभी है ना छोटी-मोटी तकरार हो जाती थी, क्योंकि इरफाना भी अच्छी पढ़ी-लिखी थी, वो भी एक नौकरी करना चाहती थी। लेकिन सिराज का जो कहना था कि वो इस जोखिम में इरफाना को नहीं डालना चाहता था, क्योंकि जो आज के जो समाज में शहरों का जो माहौल होता है, वो एकदम भीड़-भाड़ इलाके में आना-जाना उनको पसंद नहीं था, इसलिए बात-बात पर तकरार होती रहती थी। बाकी कभी-कभी माँ बोल भी देती थी, यानी ज़रीना बोलती थी कि अगर वो नौकरी करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है। लेकिन सिराज अपनी माँ को अच्छे से समझाता था कि इस बड़े शहरों की बात मैं जानता हूँ, इसलिए है ना कि नौकरी मैं खुद कमाता हूँ और मेरा जो प्रमोशन होने वाला है, मैं और भी ज़्यादा पैसे हमें मिलने वाले हैं। बस इस तरह से वो समझाने की कोशिश करता था। लेकिन पोते-पोतियों के साथ जो बरकत अली सिद्दीकी का वक्त गुजरता था न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हुए, और खाना-पीना तो था ही, आराम से बैठे-बैठे वक्त गुजर रहा था। लेकिन ये बैठते-बैठते और आराम से खाते हुए इन लोगों के अंदर ना एक कश्मकश सी हो गई थी, अंदर से एक बौखलाहट सी आ रही थी। वहाँ अब इन लोगों का दिल थोड़ा-सा उठने लगा था। तो एक दिन बरकत अली सिद्दीकी अपनी बेगम यानी ज़रीना से कहता है कि हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि यहाँ सब कुछ तो है, और बेटा बहू और पोते जो हैं वो छूट थोड़े जाएंगे। हम लोग चलते हैं फिर अपने आशियाने में, और उस आशियाने को जिसको हमने छोड़ कर आया है उसको फिर से आबाद करते हैं। रोटी चटनी ही खाएंगे, लेकिन अपनी शाम की महफिल होगी, अपना समाज होगा, अपने रिश्तेदार ख़ैश व अक़ारिब होंगे। तो इस तरह से बात करते हैं और ज़रीना इस पर तैयार हो जाती है, क्योंकि ज़रीना को दिख रहा था कि बरकत अली सिद्दीकी के अंदर कुछ ना कुछ है ना, वो खोजने की कोशिश कर रहा है जो यहाँ पे उसे नहीं मिल रही है। तो ये इस तरह की ये कहानी थी, और इस कहानी में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि इसमें मरकज़ी किरदार याद रखना है। बरकत अली सिद्दीकी है, ज़रीना है, सिराज है, इरफाना है, रुकैया है और अदनान और फरहान है। इन लोगों का नामों का ज़िक्र आएगा। कहा जाएगा कि अफ़साना आशियाना के किन्हीं 2 मरकज़ी किरदारों के नाम लिखे, किन्हीं 5 किरदारों के नाम लिखे। तो इस तरह से बहुत सारे किरदार हैं, लगभग यहाँ पे आपका 2, 4, 5 यानी 7 किरदारों के नाम आए हैं। तो इस तरह से ये है। तो आशियाना, अब यहाँ पे एक बात जान लेते हैं कि आशियाना का मतलब होता है घर। तो यानी ये एक घर की कहानी है, और वो घर जो बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना छोड़कर बेंगलोर गए थे, उस घर की बात कही जा रही है, यानी फिर से अपने आशियाने को आबाद करने की बात, यानी फिर से अपने घर को उसी तरह से जिस तरह से वो लोग जी रहे थे उसी तरह से आके अपने घर में जीने की कोशिश करें, और वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल हो उनका, और उनका दिल भी लगे। तो ये थी हमारे हम लोगों के सामने आशियाना जो हम लोगों ने पढ़ा। और अब चलते हैं हम लोगों के कि क्या काम की बातें करना है। काम की बात ये है कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में जो छोटी-छोटी बात कही जा रही है, इस बात के साथ ये जो आप जान रहे हैं या सुन रहे हैं, इसके अलावा आप अपनी बुक को भी खोलें उस वक्त, और उसमें अंडरलाइन करें कि कहाँ-कहाँ डेट है, क्या बुक है। जैसे निगार अज़ीम आबादी आप खोल लिए, या अपने इसके कमर जहाँ के बारे में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में, सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में, या शबनम कमाली के बारे में, उनका जो है उनके लेसन को खोलिए, और उसमें आप देखने की कोशिश कीजिए कि जो ख़ास करके डेट और उनकी किताबों के नाम, पैदाइश, उनकी पढ़ाई और उन्होंने क्या-क्या लिखा है, बस ये ख़ासा इम्पोर्टेंट रहता है। आपको उर्दू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, आपकी तैयारी वैसी नहीं होती है, आपको लगता है कि बहुत भारी-भारी चीज़ पूछा गया है। तो आप जिस तरह से आपके सामने वीडियो आ रहे हैं, आप जल्दी-जल्दी तैयारी करते चलें, ताकि हम जो आपकी वीडियो, ऐसा नहीं हो कि वीडियो बहुत आए और वो सारा आपके पास जमा हो जाए और आप तैयारी में बहुत पीछे चलें। जैसे अभी 5वां वीडियो आ रहा है, आप 5वें वीडियो तक तैयार हो जाएँ। तो इंशाल्लाह जिस तरह से हम लोग ये दरख़शा ख़त्म करेंगे, तुरंत रोशनी शुरू कर देंगे। और अगर वक्त मिला तो हम लोग 12th की उर्दू को भी पढ़ाएँगे,
आएंगे, जो 12th वाले हैं उनके लिए भी आएंगे। फिलहाल वक्त बहुत कम मिल रहा है, इसलिए अभी एक ही वीडियो के साथ आपके सामने हम रूबरू हो पा रहे हैं।